हाँ जी, हम कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 5 मार्क्स, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है कुछ स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस में हम पूरे इस प्रोसेस को जो है डिवाइड कर सकते हैं और ये 4 स्टेजेस हमने की थी। नंबर 1 पे मेंस्ट्रुअल फेज, नंबर 2 पे हमने की थी प्रोलिफरेटिव फेज, नंबर 3 पे हमने किया था ओव्यूलेटरी फेज, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। शिक्षा, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? मैम आप दिख रही है। हाँ, नेटवर्क स्लो है आपका, ऐसी आती है। Menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase and last is secretory और luteal phase। ये चारों फेज हमने कल किए थे, ठीक है, इनके नाम किए थे। एक बार पहले मैं शॉर्ट में सारा प्रोसेस बताती हूँ कि ये कैसे होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? 3 to 5 डेज का फर्स्ट फेज है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। 3 to 5 डेज में क्या होता है कि यूट्रस जिसने सारी तैयारी की हुई थी, एक यूट्रस जिसने सारी तैयारी की हुई थी कि सेकेंडरी oocyte को एम्प्यूला, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पे लाकर रख दिया था और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाया हुआ था ताकि यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी oocyte जिसके साथ स्पर्म ने फ्यूज किया है और क्या बनाया है, जायगोट। तो ये जायगोट जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाए, इम्प्लांट बोलते हैं इसको, इम्प्लांट हो जाए। इसकी पूरी तैयारी की हुई थी लेकिन स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। इस वजह से ये जो बचा हुआ सेकेंडरी oocyte था, ये एंडोमेट्रियम के पीसेस और इस एंडोमेट्रियम के पीसेस के साथ जो ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ाई गई थी, उसके ब्लड के साथ ये सब जो है वो बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। 3 to 5 डेज तक जो है मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब फिर से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में हमने पढ़ा प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम कम हो जाता है, डिप हो जाता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में अब क्या है, एफएसएच की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। एफएसएच हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब पिछला वाले फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte निकला था, ये सब तो बाहर निकल गए, अब नई तैयारी फिर से शुरू होगी। तो प्रोलिफरेटिव फेज से एक नई तैयारी शुरू हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं उनमें से एक फॉलिकल को एनलार्ज किया जा रहा है और उसको मैच्योर करके क्या बनाया जा रहा है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किसकी हो रही है? एंडोमेट्रियम की। अब ये एंडोमेट्रियम सारा शेड हो गया था, शेड होकर ये एंडोमेट्रियम कैसा दिखेगा हमें? एक पतली सी लेयर। अब इसकी प्रोलिफरेशन होगी यानी कि इसको थिक किया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन भी यहाँ पर बढ़ने लगता है इस स्टेज में और एफएसएच भी बढ़ने लगता है। एफएसएच क्या कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल को बड़ा कर रहा है और मैच्योर करा रहा है, और ईस्ट्रोजन भी क्या कर रहा है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा रहा है। अगेन किसके लिए? कि
ये जो फॉलिकल है इनमें से कोई एक सेकेंडरी oocyte बाहर आए और फिर उसको फर्टिलाइज कर कर यहाँ पर इम्प्लांट करने की तैयारी करने के लिए। जब ये प्रोलिफरेशन हो जाती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाती है, मैक्सिमम अगर देखें तो 13 to 15 mm तक थिकनेस जो है वो हो जाती है एंडोमेट्रियम की। जब ये शेड ऑफ हो जाता है तो ये 5 mm से भी कम साइज का एंडोमेट्रियम रह जाता है। तो तकरीबन 8 से 10 mm जो है इसकी प्रोलिफरेशन कर दी जाती है, यानी कि इसकी थिकनेस को बढ़ा दिया जाता है एंडोमेट्रियम की। उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पर होता है, इसे बोलते हैं एलएच सर्ज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, जो ये सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte के बाहर जो लेयर्स हैं, वो जो लेयर्स के सेल्स हैं उनको यूं खींच के दोनों तरफ से यूं खींच के पीछे कर देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी वजह से आसानी से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte का बाहर आ जाना। और ये प्रोसेस कौन करवा रहा है, एलएच सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, पीक लेवल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक लेवल पर चला जाता है और इसकी वजह से जो ग्राफिन फॉलिकल के सेल्स हैं वो अपने आप को यूं स्ट्रेच कर कर, कोरोनल सेल्स जो आगे जाके कोरोना रेडिएटा जिन्होंने बनना था, वो कोरोनल सेल्स यूं स्ट्रेच होकर एक जगह बना देते हैं जिसमें से कि सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ सकता है। अब सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है एट द 14th डे। ये 6 to 11 या 6 to 12 13 डेज का होता है। 14th डे जो है वो हो गई ओव्यूलेशन। 14th डे हम कब मानते हैं, जब हम ये पूरा साइकिल जो है 28 डेज का मानते हैं। तो अगर मान लो ये साइकिल 30 डेज का है तो साइकिल का मिड क्या होगा, 15th डे। अगर किसी का साइकिल जो है वो 38 डेज का है तो उसका मिड क्या होगा, 19th डे। तो अगर हम 28 डेज का साइकिल मानते हैं तो 14th डे ये ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन मींस, ओव्यूलेशन का मतलब ये जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ से रिलीज होकर, प्लीज अपना माइक बंद करो, ये पहुंच जाता है टू द एम्पुला। अब ये वेट करेगा यहाँ पर स्पर्म की फॉर 24 आवर्स। नहीं फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर शुरू हो जाएगी सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होगा, यूट्रस और वेजाइना के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन बढ़ा देते हैं और वाटरी सा डिस्चार्ज जो है वो होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द वेजाइना। थोड़ा सा डिस्चार्ज थिक भी होता है और इसी के साथ जो है 15 to 28 डेज तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, सिक्रेटरी फेज। इस टाइम पर सारे हॉर्मोन्स जो है वो अपने एलएच जो पीक लेवल पर आया था वो कम हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और सिक्रेटरी फेज चलते चलते जब सारा जो एंडोमेट्रियम है ये भी वेस्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था ये भी डेड हो गया, अब ये सारी चीजें इकट्ठी होकर कहां पर आ जाती हैं, वेजाइना के अंदर, और फिर शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मैंने आपको एक बार शॉर्ट में जस्ट लाइक अ स्टोरी ये सारी बात बताई है। अब हम इसको टेक्निकली डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार कुछ आइडिया हो गया, समझ आ गया सबको? मैम मैं एक बार, हाँ जी बोलो। यस, कौन पूछ रहा मैम था? वो कहते हैं एक बार रिपीट कर दो, अरविंद पूछ रहा था मैम। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 फेजेस में हो रहा है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज। इसको पहले शॉर्ट में जब ऐसे समझ में आ जाएगा तो इसकी टेक्निकल वर्ड्स जो बीच में हम यूज करेंगे ना वो आपको फिर समझ आ जाएंगे। सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज।
एंड फोर्थ इज सेक्रेटरी फेज। होता क्या है कि यूट्रस के अंदर जो है हमने पढ़ा, जो सबसे अंदर की लेयर है एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम जो कि बाकी के ये तीनों फेज में थिक हो गई थी, मोटी हो गई थी ये लेयर, इस तरह से ये वाली लेयर एंडोमेट्रियम, और इस एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई जो बढ़ गई थी वो वाला ब्लड, प्लस यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte था जो कि वेस्ट हो गया क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई उसके स्पर्म से, तो ये तीनों चीजें मिलकर जो है वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती हैं और उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। 3 to 5 डेज तक ये फ्लो जो है वो रहता है, जिसमें होते हैं पीसेस ऑफ एंडोमेट्रियम, सेकेंडरी oocyte जो कि डेड है, और कुछ ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुअल फेज एक क्या तरीका है, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल देकर बताया था कि अगर हमारे घर में हम 20 गेस्ट को बुलाते हैं और 20 लोगों का खाना तैयार करते हैं, लेकिन किसी कोई भी कारण से हम वो पार्टी जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो वो बचे हुए खाने का हम क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पूरा जो है मंथ ओवरी और यूट्रस मिलकर एक तैयारी करते हैं कि हम सेकेंडरी oocyte रिलीज करेंगे और वो सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जायगोट। फिर उस जायगोट को हम फिक्स करेंगे, फीटस बनाएंगे और एक नया ह्यूमन बीइंग जो है उससे तैयार हो जाएगा। लेकिन जब स्पर्म नहीं मिलता सेकेंडरी oocyte को, तो सारा का सारी तैयारियां जो है वो वेस्ट चली जाती हैं। तैयारियां क्या होती है, इसलिए वो सारी तैयारियों को मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, खाना सारा फेंक दिया गया। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोलिफरेशन में क्या हो रहा है, जो यूट्रस है उसकी जो लेयर है एंडोमेट्रियम, इसकी थिकनेस बढ़ाई जा रही है, इसको मोटा किया जा रहा है। प्रोलिफरेशन का मतलब मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना। तो जो ये एंडोमेट्रियम है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, अपनी थिकनेस को बढ़ा रहा है। कितनी, 8 to 10 mm इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि ये पिछले फेज में क्या हुआ था, टूटकर गिर गई थी, तो नई फिर से अब वॉल को, एंडोमेट्रियम वॉल को फिर से नया बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन इस टाइम पे बढ़ जाता है और वो इसकी प्रोलिफरेशन यानी कि थिकनेस को बढ़ाता है। प्लस इसके साथ साथ यूट्रस में तो प्रोलिफरेशन होगी एंडोमेट्रियम की, ओवरी में क्या हो रहा है, एफएसएच हार्मोन भी बढ़ जाता है और ओवरी में जितने भी फॉलिकल्स थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उन सबको ग्रो कराना शुरू कर देता है। बहुत सारे फॉलिकल्स में से कोई एक ही फॉलिकल ग्रो करता है और क्या बन जाता है, मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो बहुत सारे फॉलिकल्स में से एक ग्राफियन फॉलिकल बचा, बाकी सबका क्या हुआ, वो डीजनरेट हो गया। जो एक ग्राफियन फॉलिकल था वो अपना सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज कर देता है। कैसे रिलीज करता है कि ये है आपके पास एक ग्राफियन फॉलिकल और ये इसके अंदर रहा इसका सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है इसकी वॉल पे जो सेल्स लगे हुए हैं, इन सेल्स को जो ये ईस्ट्रोजन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन सेल्स को ये प्रोलिफरेट कराता है, यानी कि इसका साइज अब और ज्यादा बढ़ जाता है, मैक्सिमम साइज ये अपना अटेन कर लेता है। फिर आती है ओव्यूलेटरी फेज। अब क्या होता है कि ओव्यूलेटरी फेज में आकर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अपनी पीक पर होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से अब इस ग्राफियन फॉलिकल के बाहर जो भी सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे, ये इस तरह से अपने आप को दूर दूर कर लेंगे,
जगह बना देंगे ताकि यहाँ से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर की ओर निकल कर आ सके। ये ग्राफियन फॉलिकल और ये सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte जो है अब बाहर आ गया और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte का बाहर आ जाना। अगर हम ये ग्राफियन फॉलिकल देखें तो ये यहाँ पर क्या है? ये ग्राफियन फॉलिकल है और ये सेकेंडरी oocyte, ये निकलकर ये यहाँ पर आ गया। कहाँ पर? एम्पुला पर। एम्पुला क्या है? फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जहाँ पर ये आकर रिलीज होगा। अब ये यहाँ पर 24 घंटे के लिए वेट करेगा। 14th डे जो है ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद जब ये वेस्ट हो गया तो ये वेस्ट हुआ, डेड हुआ हमारा सेकेंडरी oocyte प्लस एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के ऊपर लगी हुई एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स और उनका ब्लड, ये सब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। साथ के साथ वजाइना के अंदर जो भी ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं और वो वाटर और म्यूकस सिक्रीट करने लग जाते हैं। तो वाटर और म्यूकस के साथ ये ब्लड, एंडोमेट्रियम के पीसेस और सेकेंडरी oocyte ये सब बाहर आना शुरू हो जाता है। जब तक वाटर एंड म्यूकस सिक्रीट होते हैं वो फेज है सिक्रीटरी फेज। ये चलता है 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 27th डे या 28th डे। 3 to 5 डेज ये हो गया। 6 से लेकर 13th डे तक होता है प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है। 14th डे सेकेंडरी oocyte ओवरी में से बाहर आता है और 15 to 28 डेज ग्लैंड्स जो हैं वो अपनी सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। फिर से अगेन सिक्रीटरी फेज के बाद अब ये सारी चीजें इकट्ठी होकर आगे वजाइना के अंदर अब ये सारा कुछ बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम टेक्निकली डिटेल में करते हैं। कल मैंने आपको डिटेल में करवाया था मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, अब करेंगे आज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? प्रोलिफरेटिव जो फेज है इसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होता है? इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इमीडिएटली बाद में जो फेज स्टार्ट होता है दैट इज प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। इस फेज में सबसे पहले जो है FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके लेवल्स जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या करता है वो फॉलिकल को ग्रो करवाता है। प्राइमरी फॉलिकल, फिर और बड़ा हुआ सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल और फिर वो क्या बन जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकल इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। हालांकि ओवरी में फॉलिकल बहुत सारे मिलते हैं हमें, लेकिन मैच्योर कितना होता है? सिर्फ एक ही फॉलिकल बड़ा होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। और फॉलिकल्स के डीजनरेट को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया। बाकी सारे जो खत्म हो गए हम क्या कहेंगे? दे हैव अंडरगोन एट्रेजिया। सिर्फ एक ओवरी में से एक ही फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बनता है। मीनवाइल यूट्रस में क्या होता है? ये तो सारी चेंजेस होगी ओवरी की। यूट्रस में क्या हो रहा है? यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो रहा है, उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जितना थिक एंडोमेट्रियम होगा उतनी ही आसानी से जो जायगोट है वो उसके अंदर जो है फिक्स हो सकेगा। और ये किस वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ता है और ईस्ट्रोजन भी बढ़ता है। आपको हार्मोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, या आप पूरा का पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही इसी पे बना देते हैं कि
डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसके अंदर आपने जो है ऐसे ही 4 फेजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन भी देनी है, 4 फेजेस के बारे में भी लिखना है। लेकिन सबसे पहला, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज है तो सबसे पहले इसके हार्मोन्स के बारे में लिखोगे, फिर लिखोगे कि इस फेज में हुआ क्या। लिखना सब है, लेकिन आपने सीक्वेंस अपनी बदल देनी है। अगर सिंपल आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में बताना आ जाता है तो आप पहले चारों स्टेजेस लिखो, फिर उन स्टेजेस के इवेंट्स, ड्यूरेशन, हार्मोन्स, इस तरह से बता सकते हो। सीबीएसई के स्टूडेंट्स टू द पॉइंट आंसर देंगे। अगर आपको हार्मोनल कंट्रोल पूछा जाता है तो सिर्फ हार्मोन्स के बारे में बताना है और कुछ नहीं बताना है आपने उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब होता है प्रोलिफरेटिव फेज में। नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज। ये कब होती है? 14th डे, 14th डे ऑफ 28 डे साइकिल। अगर हम 28 दिनों का साइकिल मानते हैं तो 14th डे जो है ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? एलएच सर्ज। अपने नॉर्मल जो अमाउंट है एलएच की, उससे 6 से 10 गुना ज्यादा जो है एलएच की अमाउंट, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। और इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने के कारण जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके सेल्स जो हैं वो यूं पीछे हो जाते हैं और जगह छोड़ देते हैं ताकि आसानी से ये निकल पाए। सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। कब होती है ये? एट 14th डे ऑफ 28 डे साइकिल, या हम बोलते हैं मिड ऑफ द साइकिल। साइकिल के बिल्कुल मिड वाले फेज में ये सब होगा। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी अपने पीक लेवल पर आ जाएगा, ठीक है, और एलएच भी अपने पीक लेवल पर आ जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2 से 3 गुना ही बढ़ सकता है, और एलएच सर्ज बोलते हैं। सर्ज मतलब अचानक से एकदम से पीक में बहुत ज्यादा अमाउंट का बढ़ जाना। फिर आती है नेक्स्ट फेज, दैट इज सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में क्या होता है? सिक्रीटरी फेज जो है, इसके अंदर अब जो बचा हुआ हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल था, इसके अंदर का जो भी मटेरियल है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का जो भी मटेरियल था, जो भी सेल्स थे, वो एक येलो कलर के फ्लूइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये येलो कलर का ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। सेकेंडरी oocyte जो है इस टाइम तक आकर कहां पहुंच गया है? सेकेंडरी oocyte यहाँ एम्पुला पर पड़ा है, और यहाँ ओवरी के अंदर जिस ग्राफियन फॉलिकल में से ये निकला था वो येलो कलर का एक स्ट्रक्चर बन गया है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट कब बढ़नी शुरू होगी? इन द 4th और द सिक्रीटरी फेज। अब प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट बढ़ जाती है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के लिए जो भी तैयारियां हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद क्या हुआ कि ये डेड हो गया सेकेंडरी oocyte और फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था, अब ये वापस जो है व्हाइट कलर के एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। येलो से अब ये व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। अब ये एक व्हाइट कलर के फ्लूइड वाला हार्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है उसमें से अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। इसका मतलब अब प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट कम होने लगी। तो हम फिर से देखें, स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से ही जो एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल पाता है। तो फिर से फर्स्ट फेज शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, क्लियर हुआ? यस Yes, मैम। ma'am.